हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जी के में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो मॉक टेस्ट है रिलेटेड टू द एनटीपीसी है ना, ये आपको कल दिया गया था। आज देखिएगा हम इसका कुछ डीप सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्या है, यूनिट ऑफ वर्क। गाइस क्या पूछ रहा है, देखिएगा यहां पर एक टर्म और मेंशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा यहां पर कि सिंपली वो बोल देगा एसआई यूनिट, ठीक है। तो सेम एज इट इज। चलिए बताइए क्या था ये। सो गाइस देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यूनिट समझने से पहले आपको सबसे पहले कार्य देखना होगा, ठीक है, कि वर्क होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप वर्क देखोगे, अगर आप गाइस वर्क देखोगे कि वर्क है क्या, ठीक है, कार्य क्या होता है। देखिएगा मैं आपको अगर एक सिंपल टर्म में बताऊं कि जैसे मैं यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मतलब क्या है गाइस, मैं ये वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप बताइए, जैसे एक एग्जांपल लूं जो कि बहुत एग्जाम में आता है, जैसे देखिए बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और विस्थापन का गुणनफल रहता है। लेकिन मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल, मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग पर डेली लाइफ में करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कुछ ना कुछ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है और यहाँ पर कोई ये जो बंदा है इस पर क्या है, फोर्स लगा रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है गाइस, वो खिसकाने की कोशिश कर रहा है, डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप बताइए क्या ये जो दीवार अपनी इनिशियल पोजीशन से हटेगी क्या? नहीं हटेगी, मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। अगर ऐसा केस आपको एग्जाम में दिया रहे तो गाइस अब यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब यहां पर जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अब मैं आपके क्वेश्चन पर चलता हूं कि इसकी मात्रक पूछा है। तो यहां पर देख लीजिए वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्लियर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और गाइज आप फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, ठीक। और जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है गाइज उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूटन मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जूल हो जाता है, ठीक है। न्यूटन मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं ये बताइए, क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, जूल होगी भाई। क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा, क्या होगी गाइज, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। क्या यूनिट होगी, जूल होगी। और गाइज जो वर्क होता है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। वो सारी चीजों में आपको, चलिए फिर कभी हम वो देखेंगे। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइएगा। लाइट ईयर यूनिट है, किसकी यूनिट है, लाइट ईयर। चलिए बताइए किसकी यूनिट है, लाइट ईयर। चलिए बताइएगा किसकी यूनिट है, लाइट ईयर। गाइस देखिएगा ये जो लाइट ईयर है किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट है। अगर आप बात करते हो 1 लाइट ईयर, ठीक, 1 लाइट ईयर गाइस कितना होता है, 1 लाइट ईयर कितना होता है गाइस, अगर आपको मालूम होगा तो 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक। ये क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। अगर आपसे इसके टर्म में, अगर एक इसके रिस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन पूछता है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो दूरी की सबसे जो बड़ी यूनिट होती है गाइस क्या होती है, पारसेक होती है, ठीक है। कौन सी यूनिट होती है दूरी की सबसे बड़ी, पारसेक यूनिट होती है, ठीक है। पारसेक यूनिट भी क्या होती है, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। 1 पारसेक इक्वल्स टू गाइस क्या होता है, 1 पारसेक इक्वल्स टू क्या होता है, 3.08 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक। इस चीज को भी नोट डाउन कर ली, सॉरी, इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, इंटू 10⁻16 मीटर है, ठीक है। वहां पर 16 मीटर कर लीजिएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, वो मैंने आपको जो 1 पारसेक बताया था, कितना था 1 पारसेक, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर था, ठीक है। चलिएगा अब यहां पर देखिएगा एम्पियर का मात्रक है, बताइएगा एम्पियर किसकी यूनिट है। चलिए बताइएगा एम्पियर किसकी यूनिट है, इजी क्वेश्चन है। एम्पियर यूनिट किसकी है गाइज,
चलिए बताइए एम्पियर किसकी यूनिट है? इजी क्वेश्चन है, किसकी यूनिट है गाइस? करंट की यूनिट है, ठीक है। एम्पियर किसकी यूनिट है भाई? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, ठीक। अगर आपको याद होगा जो हमारे एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, ये इनको याद रखिएगा कि एसआई सिस्टम में जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं गाइस वो टोटल कितनी है? 7 है, जिसमें से एक क्या करंट भी है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, कैंडला मात्रक है, बताइएगा कैंडला किसकी यूनिट है? चलिए बताइएगा कैंडला किसकी यूनिट है? इसको अक्सर हम भूल जाते हैं, ठीक है, जब हम कैंडला पर आते हैं। इसको गाइस क्या है, अक्सर हमको ध्यान नहीं रहता कि कैंडला किसकी यूनिट है। चलिए बताइएगा क्या है भाई? किसकी होती है गाइस? लुमिनस इंटेंसिटी की होती है। यहां पर ये क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडला, ज्योति तीव्रता की यूनिट होती है। देखिएगा इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर जैसे आपने कैंडल देखी होगी ना, आपने कैंडल गाइस देखी होगी, आपने कैंडल देखी होगी ना, जो वर्ण होती है, ठीक है, आपने कैंडल देखी होगी। तो गाइज ये जो इसकी जो रोशनी स्कैटर्ड होती है, ठीक है, इसकी जो रोशनी मतलब इसकी आपने इंटेंसिटी भी इसकी कुछ रहती होगी। तो ऑब्वियसली आप मतलब इस कैंडल से इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल से आप इस कैंडला को कंपेयर कर सकते हो कि किसकी यूनिट है। इंडिकेट किया जाता है सीडी से, ठीक है। ये भी गाइज जो हमारी एसआई यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स में 7, उनमें से एक है ये भी, ठीक है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट है, बताइएगा। एसआई ऑफ यंग कोएफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, चलिए इसका बताइए भाई क्या है? चलिए इसका बताइएगा गाइस क्या होगा? चलिए भाई बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा? देखिएगा अगर आप गाइस यंग्स मॉडुलस की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली अगर एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये होता क्या है? स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। एक सिंपल अगर हम भाषा में देखेंगे कि भाई ये होता क्या है ना। तो अगर गाइस आप देखोगे, आप यहां पर देखोगे जो इसकी जो यूनिट निकल के आती है, क्या आती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहली चीज, एक तो इसकी ये यूनिट होती है, दूसरी चीज याद रखिएगा इसकी पास्कल भी होती है, ठीक है। इसकी पास्कल भी यूनिट होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है गाइस? पास्कल भी यूनिट होती है, जिसको हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिसको गाइस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, फिर ओवरऑल हम जैसे स्ट्रेस देखा हमने, ठीक है, फिर स्ट्रेन देखा, फिर ओवरऑल आप में से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए इसमें से बताइएगा वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? चलिए बताइए। चलिए गाइस इजी क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? गाइस देखिएगा सबसे पहले तो यहां पर समझने की जरूरत है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अगर आप यहां पर देखोगे स्केलर क्वांटिटी गाइस क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ गाइस क्या होता है? परिमाण होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बोलूं,
जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया, अगर मैं आपको बोलता हूं मास, द्रव्यमान, ठीक है, तो अब जैसे आप किसी भी मैटर की बात करोगे तो उसमें कोई एक फिक्स आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको समय बोल दूं, टाइम बोल दूं, करंट मैं आपको बोल दूं, ठीक है, तो ये गाइस किस में आती है, मतलब जिनमें कोई मतलब आप उसके एक निश्चित डायरेक्शन को शो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर वेक्टर क्वांटिटी में गाइस क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। अब देखिएगा यहां पर एक टर्म दी है वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आप चल रहे हो लेकिन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन को कर रहे हैं। बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक वैल्यू होती है, वो एक क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर। जैसे मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 5 मीटर है गाइस, ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ईस्ट बोल रहा है, वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी है गाइस क्या है, वेग होता है, ठीक है। वेग हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, है ना, ये सारी की सारी चीज गाइस किस में आती है, वेक्टर क्वांटिटी में आती है, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीनों के तीनों गाइस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली गाइस क्या है, ये जो आज का ये सेशन था ये बिल्कुल सडनली हो गया, ठीक है, मतलब हमको मालूम ही नहीं था, मतलब बहुत ही सडनली है। लेकिन अब जो नेक्स्ट से जो भी आपको मिलेगा यहां पर देख लीजिएगा, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा। जैसे फिजिक्स कराया तो फिजिक्स का पहले पर्टिकुलर एक यूनिट जो स्टार्टिंग यूनिट है उससे स्टार्ट कराऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी रिपीटेड हैं, जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में, ठीक है। फिर केमिस्ट्री कराऊंगा, बायो, ऐसे हम चलेंगे, ठीक है। क्या मिक्सिंग क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट भी गड़बड़ा जाते हैं और हम क्लियर भी नहीं हो पाते, ठीक है। चलिए भाई देखिए क्या है, ये क्या बोलता है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा है। आपने देखा होगा अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन पर रहेगी, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो, ठीक है। जब तक आप उस पर कोई गाइस कहे एक्सटर्नल फोर्स आप उस पर अप्लाई ना कर दो, ठीक है। तो बताइए, अब मैं बोल रहा हूं ये तो यार इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलेंगे, ठीक है। क्या है गाइस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ हमको क्या देता है, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ की अगर बात करोगे, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जैसे रॉकेट, अगर आप रॉकेट का एक एग्जांपल लोगे, रॉकेट का एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, तो जैसे ही रॉकेट अपवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज होंगी, तो अपवर्ड उसने एक्शन की, लेकिन उसकी रिएक्शन क्या हुई कि गैसेस रिलीज हुई, ठीक है। जैसे आप नाव से कूदते हो, ठीक है, जैसे आपने बोट से आप कूदते हो तो बोट कुछ ना कुछ पीछे जाती है ना, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं, ठीक है। तो यहां पर गाइस क्या आंसर है, पहला आंसर है, ठीक है, फर्स्ट लॉ। चलिए ये बताइएगा, देखिए, चलिए बताइए, अभी अभी जस्ट मैंने बताया, लेकिन यहां पर एक चीज का और एग्जांपल होता है। चलिए बताइएगा, रॉकेट के सिद्धांत, रॉकेट है किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है गाइस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर भी कार्य करता है, ठीक है। किस पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम, ये क्या होता है गाइस कि मान लीजिए ये कोई मेरा सिस्टम है, ठीक, ये मान लीजिए ये कोई मेरा सिस्टम है जिसमें एक से अधिक वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे एक कोई बॉडी ये है, एक कोई बॉडी ये है, यहां पर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हो, तो गाइस यहां पर जो भी इन वस्तु का जो भी संवेग रहेगा ना, जो भी मोमेंटम रहेगा, वो क्या रहेगा गाइस, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहता है। जैसे रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है, किस पर, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। और जो रॉकेट है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन का जो तीसरा नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है, उस पर भी ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखना है भाई, ठीक। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है, इजी क्वेश्चन है यार, अभी जस्ट अभी हमने देखा था। फोर्स इक्वल्स टू गाइस क्या है,
आपको क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या है फोर्स इक्वल्स टू, चलिए बताइएगा फोर्स इक्वल्स टू भाई क्या है, फोर्स इक्वल्स टू गाइस क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या है, द्रव्यमान इनटू त्वरण बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या है, यहां पर भाई ये क्या लिखा है, मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक, मास एंड एक्सेलरेशन। अगर आप यहां पर देखोगे तो न्यूटन इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, लेकिन यहां से भी मैं एक यूनिट निकाल रहा हूं। मास को आप केजी में रिप्रेजेंट करते हो, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये भी यूनिट होती है फोर्स की, ये किसके बराबर होती है, 1 न्यूटन के बराबर होती है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है। और इसकी सीजीएस यूनिट अगर आपसे पूछता है तो गाइस क्या होती है, डाइन होती है, ठीक है। तो वो चीज आपको वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिए, चलिए भाई बताइए, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, चलिए बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए गाइस यहां पर वेट की बात की गई है, ना कि मास की। मास और वेट फर्क रहता है, मास और वेट में, ठीक है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि मास और वेट में फर्क रहता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर किसकी बात की गई है, वो वेट की बात कर रहा है उसके, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। चलिए बताइएगा गाइस क्या है, देखिएगा यहां पर होता क्या है, आपको पता है कि जो हमारा द्रव्यमान है, मास है, वो पृथ्वी पर भी उतना ही रहेगा, चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर वेट की बात की है गाइस, तो जो चंद्रमा पर गाइस जो वेट रहेगा, यहां पर मैं मूल लिख दे रहा हूं, ठीक है। जो चंद्रमा पर जो वेट रहेगा, मतलब जो पृथ्वी के भार, अगर हम चंद्रमा पर उस चीज को ले जाएं तो चंद्रमा पर वो 1:6 टाइम रहता है, ठीक है। मतलब कितना रहता है, चंद्रमा पर जो वस्तु का भार रहता है वो पृथ्वी के भार के 1/6 गुना रहता है, ठीक है। 1:6 टाइम्स रहता है। कितना हो जाएगा वेट, 1:6 टाइम, ठीक है। तो यहां पर गाइस वेट कितना है, 600 है, 6 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। तो इस रेशियो को आपको याद रखना है कि ये जो वेट है ये मून का है, ये जो वेट है हमारा अर्थ का है, 1:6 टाइम्स रहता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, 100 न्यूटन डी इसका आंसर है, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, तब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बताइएगा कैसा होगा, एज इट इज रहेगा, कैसा रहेगा बताइए, उतना ही रहेगा कि घटेगा, ये सारी चीजें गाइस कितना रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, एज इट इज, जितना पानी था उतना ही रहेगा, ठीक है। जितना पानी था गाइस क्या है, उतना ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो हमारी नेक्स्ट सॉल्यूशन और जो नेक्स्ट जो आपको कंटेंट दिया जाएगा, यहां पर देख लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। इन तीनों में गाइस क्या होगा, जैसे फिजिक्स के नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं तो मैं टॉपिक के हिसाब से दूंगा, उसमें गाइस क्या होगा कि आपका टॉपिक भी उन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक क्या कह रहा है, और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। फिर जैसे वर्क एनर्जी पावर है उसके क्वेश्चन, जैसे फिर केमिस्ट्री में अगर आप बोलोगे सॉल्यूशन है, मतलब आपकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि, चलिए बताइएगा क्यों चिपकते हैं। क्या होता है गाइस, जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। क्या है आंसर, दाब अधिक होने से बर्फ का क्या होता है, गलनांक कम हो जाता है, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या पूछ रहा है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, चलिए बताइएगा क्या है गाइस इसका आंसर, एंटोनी लेवाइसियर है, ठीक है।
डी आंसर इसका करेक्ट है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और अगर आप मेंडलेव साहब की बात करोगे तो सबसे पहले इन्होंने पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने की थी, पीरियोडिक टेबल, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्या है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है भाई बताइएगा। जो द्रव्य की स्टेट रहती है उनमें से मतलब नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, चलिए बताइए कितनी है। चलिए बताइए कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे गए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। गाइस कितनी होती है, टोटल 5 होती है। ठीक है, कौन कौन सी, लिक्विड जो आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पता है। ठीक है, जो चौथी होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। ठीक है, और जो 5वीं होती है वो क्या होती है, बोस आइंस्टीन स्टेट होती है। ठीक है, 5 होती है, टोटल कितनी होती है, 5 होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है, बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा ये जो कोलाइडल होता है ये एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, ये सॉल्यूशन का पोर्शन है ना, लेकिन ये तीनों की तीनों चीजें गाइस क्या है, आती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कोलाइडल शामिल नहीं होते इसमें। ठीक, चलिएगा इसका आंसर दीजिएगा, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, बताइएगा। किसके साथ आप कंपेयर करोगे, जब आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देखोगे तब भी हम उसको क्या करते हैं गाइस, कंपेयर करते हैं उसका। ठीक, चलिए बताइएगा किसके साथ हम कंपेयर करते हैं। देखिएगा आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, मोल भी देखा होगा कि हम क्या है, 12 कार्बन वाला जो कंसेप्ट है। ठीक है गाइस, किससे कंपेयर करते हैं उसको, कार्बन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, द्रव्यमान किसका योग है, बताइएगा। मास नंबर इज द सम ऑफ, चलिए बताइए द्रव्यमान किसका योग है। किसका योग है गाइस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये समीशन किसका होता है, मास नंबर का। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किस चीज को इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को कौन इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंडिकेट करती है। क्लियर, चलिए देखिए नेक्स्ट। चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है, न्यूक्लियॉन्स नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। कौन सा एक न्यूक्लियॉन, सबसे पहले तो आप न्यूक्लियॉन समझिए कि न्यूक्लियॉन किसको बोला जाता है। ठीक, न्यूक्लियॉन बोला किसको जाता है वो समझना होगा आपको। ठीक, गाइस देखिएगा न्यूक्लियॉन है क्या, देखिए हमारे नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये जो है ना समीशन जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को गाइस हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं ना, न्यूक्लियस के आउटसाइड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स में नहीं रहते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसका परमाणुक संख्या 11 है, बताइएगा। एलिमेंट की जो मास ऑफ एन एटम कितना दिया है, 23, और एटॉमिक नंबर 11 दिया है। चलिए बताइए क्या है। आप इजीली निकाल सकते हो गाइस, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है,
आप इजीली निकाल सकते हो। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, जो आपका जो मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान नंबर होता है, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, क्लियर। और आपको यहां पर क्या दिया है, उसने आपको एटॉमिक नंबर भी दिया। देखिए एटॉमिक नंबर मैंने आपसे क्या बोला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो यहां पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि प्रोटॉन कितना है गाइस, 11 है, ठीक है। अगर प्रोटॉन 11 है और मास 23 है तो यहां से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा, ठीक। अब 11 प्रोटॉन हो गया, 12 न्यूट्रॉन हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितनी होंगे, इलेक्ट्रॉन गाइस जितनी प्रोटॉन होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट है, बी आंसर क्या है इसका, करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, बताइएगा क्या होगी। What is the atomic number of an atom which consists of 10 protons and 11 neutrons? देखिए क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या कितनी है गाइस, 10 है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं। चलिए बताइएगा, बोल रहा है कि Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। Fe2+ में आयरन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, चलिए बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या होगा। देखिएगा गाइस, अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले एक कंसेप्ट सुन लीजिए, एक कंसेप्ट सुनिएगा क्या होता है। किसी भी एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। देखिएगा पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो अपनी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उस पर गाइस क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है, Fe2, इसका मतलब आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। तो कितना बचेगा फिर, अब 26 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। 26 में से 2 चले जाएंगे तो कितना, 24 बचेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। चलिए भाई आइसोटोप्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एक तत्व के समस्थानिकों के गुण के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है। चलिए बताइएगा, व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एटम। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। गाइस क्या होता है इसका आंसर, कि उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, क्लियर। चलिए यहां पर देखिएगा क्या है, देखिए आइसोटोप्स, आइसोटर्न, ये सारी चीजें क्या है, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया। जो अब आज से जो आपको टेस्ट मिलेगा ये आपको सडनली दिया था, ठीक है, नो डाउट, है ना। जो भी हम आज को आज से मिलेगा वो आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा और पर सब्जेक्ट पर डे दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन पर डे कराऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, जैसे आइसोटोप्स वाला जो एटॉमिक पूरा हमारा न्यूक्लियस वाला फंडा है, ठीक है, ये जो चीज आई है, जब मैं आपको पूरे इसके क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे ना, आपको इस क्वेश्चन से ही आपकी यूनिट भी कवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप क्या है, आप अपनी यूनिट भी उससे पूरी की पूरी क्वेश्चन से ही कवर कर लोगे और आपको पता भी चल जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आज से करने वाला हूं, ठीक है, आज से करने वाला हूं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, चलिए बताइएगा क्या होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। इजी क्वेश्चन है। उनको गाइस हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बताइएगा। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, किसने गाइस डिस्कवर की थी
इजी क्वेश्चन है, किसने की थी? हेनरी बैकरेल साहब ने की थी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? अगर आप इसकी यूनिट पर जाओगे तो इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूरी होती है, ठीक है। अगर आपको याद हो, रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? क्यूरी होती है, ठीक। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए वही क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होगी? क्यूरी होगी, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए बताइए जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? चलिए बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है, बढ़िया है। चलिए बताइएगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है गाइस? बताइएगा। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? बताइए। ये तो इजी है यार, ये तो सबको मालूम होगा, ठीक है। ये तो चलिए देखिएगा गाइस, किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। सेल क्या होता है गाइस? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा सेल जिसमें जो सेल मतलब कोशिका विज्ञान होता है, ठीक है। किसमें? इसमें इसको स्टडी ऑफ सेल को गाइस क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका विज्ञान। किसने डिस्कवर किया था गाइस? ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे, कौन थे भाई? रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब ने इनको क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। तो ये सारी चीज भी नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पर हु डिस्कवर्ड लिख लीजिएगा, रॉबर्ट हुक। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। चलिएगा ये सारी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पाइप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया? देखिए क्या बोल रहा है, ये पादप लिखा है, ठीक है। पादप मतलब प्लांट सेल, ठीक है। और ये क्या है? एनिमल सेल, ठीक है। यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, प्लांट सेल। जो ऐसा कौन सा इसमें से ऑर्गेनल है? बेसिकली देखिएगा, अगर आप यहां पर कोशिकांग को गाइस क्या बोलते हैं? ऑर्गेनली कहा जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसी ऑर्गेनली है गाइस जो कि क्या है? प्लांट में पाई जाती है लेकिन एनिमल्स में नहीं पाई जाती। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या है? क्या है गाइस? बताइए क्या है ये गाइस? देखिएगा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है ना गाइस, ये क्या है? प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। अब इसका देखिएगा मेन काम क्या होता है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल की मौजूदगी में, वहां पर एक पिगमेंट भी रहता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहता है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को यहां पर किचन ऑफ द सेल लिख लीजिएगा, क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? हरित लवक, ऐसा कुछ बोला जाता है इसको, ठीक। क्लियर? हाँ, हरित लवक ही क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्या है। चलिए यहां, चलिए इसका बताइए क्या है? वह बहुत बढ़िया है। बताइएगा मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? क्या पूछ रहा है गाइस? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए बताइएगा किस में नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है गाइस। देखिएगा अगर आप रेड ब्लड सेल आरबीसी की अगर आप बात करोगे, ठीक है, आरबीसी में गाइस प्रेजेंट नहीं रहता है, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया गाइस ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको आल्टमैन ने, ठीक, डिस्कवर्ड किया था। इसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? बेंडा ने इसको नाम दिया था, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसमें अगर आप देखोगे तो जो एनर्जी इसमें क्या है गाइस, इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो
इसमें क्या है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक, पावर हाउस। ऐसे ही एक क्या होता है गाइस, राइबोसोम होता है, क्या होता है, ऐसे ही आपने देखा होगा राइबोसोम देखा होगा, ठीक है। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, कोशिका की प्रोटीन थैली, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसे ही लाइसोसोम होता है, ठीक है, जिसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत आती है, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिए भाई, क्या है, निम्न में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, बताइएगा। इजी क्वेश्चन है ना। जो भी आपकी सेल होती है गाइस, उनको कौन सुरक्षा प्रदान कराता है, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर ये केंद्रक सही है, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की अगर आप बात करोगे तो रॉबर्ट ब्राउनजन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, किसने की थी इसकी खोज, रॉबर्ट ब्राउन। ये क्या करता है गाइस, सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा मतलब यह है कि जो अननेसेसरीज जो लिक्विड्स रहते हैं उनको अंदर आने नहीं देता है, ठीक है, बेसिकली ये रहता है। चलिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताइएगा, बताइए क्या है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, बताइए कौन सी मिनिमम लिविंग सेल, मतलब स्मॉलेस्ट, आप यहां पर कहोगे कि सबसे छोटा जीव, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, बताइएगा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल गाइस क्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछ रहा है, ठीक। गाइस क्या होता है, देखिएगा, अगर आपने कभी पढ़ा होगा माइकोप्लाज्म, ठीक है, आपने माइकोप्लाज्म पढ़ा होगा तो गाइस ये क्या होता है, ये बिल्कुल ग्रुप ऑफ टाइनी बैक्टीरिया, मतलब छोटी जो बैक्टीरिया होती है नंबर ऑफ ग्रुप में, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, माइकोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्म कहते हैं। और देखिएगा अब बैक्टीरिया यहाँ शब्द आया तो बैक्टीरिया के अध्ययन को गाइस हम क्या बोलते हैं, वेक्टरोलॉजी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, वेक्टरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। अगर आप देखोगे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लोवेनहॉक साहब ने की थी, ठीक है, लोवेनहॉक साहब ने की थी, ठीक। तो ये सारी चीजें देख लीजिएगा, क्या है भाई, माइकोप्लाज्म है, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ टाइनी बैक्टीरिया है, मतलब बहुत छोटी छोटी जीवाणु है, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए भाई इसका आंसर दीजिएगा, क्या है, निम्न में से किस एक कोशिका कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, ठीक, डीएनए होता है आपसे पूछ रहा है, क्या गाइस क्या पूछ रहा है आपसे, डीएनए होता है। कौन से ग्रुप में डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक। गाइस देखिए कौन से ग्रुप में डीएनए प्रेजेंट रहता है, पहले वाले ग्रुप में। अगर आप डीएनए की बात करोगे तो गाइस जो डीएनए है वो आपको केंद्र में, क्लोरोप्लास्ट में, और अगर आप एक बात और मैं आपको बताऊं इसमें कि जो डीएनए है गाइस वो आपको प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ये प्रेजेंट रहेगा। और आप एक माइटोकॉन्ड्रिया की मैं बात करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहां पर गाइस कौन सा ग्रुप सही है, पहला वाला। अगर डीएनए की आप बात करोगे, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन रहता है, कौन सा प्रोटीन रहता है, डीऑक्सीराइबो नामक प्रोटीन रहता है, ठीक, डीऑक्सीराइबो नामक प्रोटीन रहता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या है, आरएनए का प्राथमिक कारक क्या होता है, बताइएगा। आरएनए का जो मेन फंक्शन है गाइस वो क्या होता है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोला जाता है। और इसमें राइबो प्रोटीन रहता है जो कि गाइस किसके काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के काम आता है। प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रोटीन का क्या करता है
है ना, संश्लेषण करता है। अभी सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको एक नोट बता दूंगा, ठीक, कि अभी ये हम किस किस टाइप में क्लास हमारी होंगी, ठीक है। चलिए देखिए, राइबोसोम होते हैं, चलिए बताइएगा, राइबोसोम होते हैं, क्या होते हैं? मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो राइबो प्रोटीन होता है किसमें पाया जाता है? आरएनए। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आप वहां से गाइस इसको कंपेयर करिए, क्या होते हैं? राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए होते हैं, ठीक है। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो नामक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप राइबोसोम देखोगे तो ये है क्या? प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहते हैं, ठीक है। किसकी? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं भाई? जीन। जीन क्या होते हैं यार? जो हमको अपने एंसेस्टर्स से मिलते हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे कि जो जीन होते हैं गाइस, एक है क्या? जो हमको अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ गुण मिलते होंगे, है ना। कोई नहीं बोलता कि भाई पापा पे गया है, कि मम्मी पे गया है, कि ग्रैंडफादर पे, दादा पे गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे कुछ गुणसूत्र रहते हैं जो हमको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं गाइस? क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स इंग्लिश में बोलते हैं, गुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं, ठीक। चलिए बताइएगा क्या है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? बताइएगा, सबसे पहले अलग किसने किया था? बताइएगा। अगर आप ऐसा भी ये क्वेश्चन आता, मतलब सबसे पहले आप ये बोल सकते हो कि डीएनए को इंट्रोड्यूस ही किसने किया है, ठीक। किसने किया था गाइस? फ्रेडरिक हॉफमैयर साहब ने किया था, ठीक है। और जो डबल हेलिक्स मॉडल था, जो द्विकुंडली आकार था, वो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक। डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इनने, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक। लेकिन सबसे पहले डीएनए को अगर इंट्रोड्यूस करने की बात करता है ना, अगर आपसे पूछता है किसने सेपरेशन किया था उसका, तो फ्रेडरिक हॉफमैयर साहब ने किया था, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट। चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है। जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक स्ट्रेट्स इन ऑर्गेनिज्म सेल? कौन सा उत्तरदायी होता है? ये सारी इजी क्वेश्चन है गाइस। डीएनए, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या, कौन सा उत्तरदायी होता है? डीएनए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल फर्टिलिटी इन मेल? चलिए बताइएगा कौन सा है। ये भी इजी है, चलिए बताइए कौन सा होता है। देखिएगा, जो मेल्स में गाइस क्या है, हमको एक्स वाई मिलते हैं, ठीक है। फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाई वाई होते हैं, ठीक है। ये किसकी बता रहा हूं मैं? फीमेल की, ठीक है। और ये किसकी बता रहा हूं? मेल की, है ना। तो अब देखिएगा, बॉय होगा कि गर्ल होगा, ये टोटली डिपेंड किस पर करता है गाइस? मेल पर करता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है कि जो आपका जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? मेल के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये गलत धारणा है हमारे देश में, ठीक है, कि फीमेल पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है। अगर आप बायोलॉजी में आओगे, पढ़ाई करोगे, तो आप देखोगे डिफरेंट क्रोमोसोम्स किसके पास में रहते हैं? मेल के पास में रहते हैं, ठीक है। तो वही डिपेंड करता है कि आने वाला जो चाइल्ड है वो बच्चा होगा कि बच्ची होगा, किसके क्रोमोसोम्स पर? पुरुष के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, ठीक। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा, किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? देखिए गाइस, केवल समसूत्रण द्वारा, ठीक है। मतलब इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो भी आपकी शरीर में जो टूट फूट होती है, जो भी आपकी शरीर में जो टूट फूट होती है, ठीक है, जो भी आपकी टूट फूट होती है शरीर में, उसकी मरम्मत कौन करता है गाइस? प्रोटीन करता है, ठीक है। प्रोटीन उसकी क्या करता है? मरम्मत करता है। और प्रोटीन क्या है? बेसिकली अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक।
इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत कौन करता है गाइस? प्रोटीन करता है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक, चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या है? ईस्ट एक है, बताइएगा भाई ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है बताइएगा। गाइस देखिएगा ईस्ट क्या है? अगर मैं आपको बात करूं तो जो ईस्ट है वो क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बोलूं क्या है? ये सिंगल कोशिका सेल है। ठीक है, क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जो गाइस जो किसके ग्रुप में आता है? अगर आप बात करोगे तो जो हमारा ईस्ट है किसके ग्रुप में आता है गाइस? ये क्लासिफाइड है किस मतलब किस किंगडम में आता है, किस जगत में आता है? फंगस किंगडम का ये मेंबर है। ठीक है, फंगस बोलो, फफूंद बोलो, कवक बोलो, बात एक ही है। किसके अंतर्गत आता है? कवक के अंतर्गत आता है। और यहां पर देखिएगा, यहां पर आंसर तो आपका कवक फंगई हो जाएगा। ठीक है, फंगई, फंगस, जो भी बोलो आप। ठीक, ये हो गया। मैंने क्या बताया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तीसरी चीज यहां पर देखिए, ये गाइस क्या करता है? फूड, जैसे मान लिया शुगर है। ठीक है, शुगर है, और जैसे हमने मान लिया शुगर है, या फिर आप क्या ले सकते हो? स्टार्च ले सकते हो। ठीक है, तो गाइस इसको कन्वर्ट किस में करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और स्टार्च को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। किस प्रोसेस से कन्वर्ट करता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। हिंदी में क्या बोला जाता है? उसको किण्वन बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? उसको किण्वन बोला जाता है। तो आपको ये तीन चीज याद रखना है कि जो ईस्ट होता है किस ग्रुप में आता है ना? कवक जगत में आता है। ठीक है, क्या होता है? सिंगल कोशिका ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तीसरी चीज, ये जो अपना खाना है जो कन्वर्ट करता है, जैसे शुगर है कार्बन डाइऑक्साइड में, स्टार्च है अल्कोहल में, किस किस प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू करता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके यहां से एक दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, सो गाइस देखिएगा, अब मैं आपको यहां क्या बता रहा हूं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये और देख लीजिए क्या है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, ये क्या है भाई? चलिए एक बार ये और देख लीजिए क्या बोल रहा है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या है, ये बताइए। चलिए इसका और आंसर दीजिए, फिर मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूं। ठीक है गाइस, ये क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाता है। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, जो किण्वन जो प्रक्रिया होती है, उसमें एज अ कैटलिस्ट गाइस। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो होता है जो आपकी क्रिया को और इंक्रीज कर दे, जो आपकी रिएक्शन को तेज कर दे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। जो ब्रेड होता है उसका काम, ब्रेड में जो खमीर इस्तेमाल किया जाता है वही काम क्या करता है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस को बढ़ा देता है, तो उसको हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आज का हमारा जो आपको कल दिए गए थे क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहीं पर देखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर देख लीजिएगा जरा। अब यहां पर देखिएगा, ये जो पोर्शन था ये आज हुआ। ठीक है, एक सडनली वो हो गया, लेकिन अब मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी पूरी बता दे रहा हूं कि भाई हम किस वे में इस चीज को और आगे ले जाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे ये हमारी साइंस 3 सेगमेंट में कैटेगराइज है। ठीक है, जैसे गाइस क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, वैसे मैं नहीं कराऊंगा। ठीक, मैं गाइस कैसे कराऊंगा? जैसे केमिस्ट्री में नंबर ऑफ यूनिट्स रहती हैं। ठीक है, फिजिक्स में आप देखोगे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, है ना, बहुत अलग अलग आपको चैप्टर मिलेंगे। सेम एज इट इज ऐसे ही आप केमिस्ट्री में देखोगे नंबर ऑफ यूनिट्स आपको यहाँ मिलेंगी, सेम एज इट इज ऐसे ही आपको बायोलॉजी में। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, अब जो मैं आपको दूंगा उसमें आप देखिए, मैं आपको क्या करूंगा गाइस, एक दिन आपको फिजिक्स दूंगा। ठीक, पूरा फिजिक्स का
वीडियो, एक दिन आपको केमिस्ट्री, एक दिन आपको बायोलॉजी, फिर साइमल्टेनियसली हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऐसे ही करेंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, जो मैं आपको फिजिक्स के दूंगा तो वो मैं आपको यूनिट वाइज दूंगा, ठीक है। वो मैं आपको क्या करूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा। चैप्टर वाइज जैसे मैंने आपको सबसे पहले दे दिया फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक। तो गाइज यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सेकेंडरी बेनिफिट क्या होगा कि आपका यहाँ से यूनिट पूरा कंप्लीट, मतलब आपका ये भी प्रिपेयर हो जाएगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर क्या कहता है, ठीक है। दो बेनिफिट होंगे, ठीक है। एज इट इज, जैसे अगर मैं पहुंचा वर्क एनर्जी एंड पावर पे पहुंचा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सारे सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, ठीक है, विद सॉल्यूशन। जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा तो वहां से आपको एक चैप्टर भी प्रिपेयर हो रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो रहे हैं। सेम एज इट इज केमिस्ट्री का करूंगा आपको यूनिट के वाइज, सेम एज इट इज बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ से दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपको क्वेश्चन पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पर ईयर, और आपका यूनिट का यूनिट, मतलब आपको ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ प्रिपेयर हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। रिगार्डिंग टू अगर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी की बात करें, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये तीनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं जो आपको दूंगा फिजिक्स का दूंगा, ठीक है, फिजिक्स के दूंगा जो भी, और हम बिल्कुल यूनिट वाइज करेंगे, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना मैंने क्या बोला है, एक बार बता दीजिए, कुछ डाउट तो नहीं है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर है ना, ओके है ना। फिर जैसी ये देखिए यहाँ से गाइस क्या है, आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। फिर मैं बस क्लास को यहीं पे बंद करता हूँ, ये हो गया हमारा आज का, ठीक है। फिर मैं जो आपको नेक्स्ट दूंगा उसका सॉल्यूशन कराऊंगा यूनिट वाइज। एक बार क्लियर बता दीजिए, किसी कोई डाउट तो नहीं है। उससे दो बेनिफिट है, आपका यूनिट भी आपका प्रिपेयर होगा और आपके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होंगे, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है, उसमें आपका ही बेनिफिट है, ठीक है, आपका ही। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन बताया, ठीक है, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता चल जाएगा भाई क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चंस के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है। तो आज का ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन था, ठीक है। यार टाइम शेड्यूल रहा तो एक बार मैं सर से कंसल्ट कर लूंगा कैसा क्या है, ठीक है, उसके बाद ही वो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। चलिएगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।